एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला नहीं मालूम है, आपको ये नहीं पता है, आप क्लास 1 में है, 2 में है, 3 में, 4 में, 5 में, आपको ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज समथिंग चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, या वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल है, आपको ये पता ही नहीं, तो भी क्या आप एक्सेलरेशन की यूनिट एक्सप्रेस कर सकते हैं? आपको एक्सेलरेशन की कोई यूनिट दूसरी बता दी जाए कि करंट की एम्पियर है, फोर्स की न्यूटन है, एनर्जी की जूल है, और पावर की वॉट है, और वेलोसिटी की टोनी है, और एक्सेलरेशन की सुरेश है। फिर एक चीज आ रही है यहां पर, सॉलिड एंगल। क्या चीज आ रही है? सॉलिड एंगल। इसकी, हाँ, इसकी जो यूनिट है, एंगल की जो यूनिट है, एंगल की यूनिट है रेडियन, ये इसकी यूनिट। और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है? सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि भाई ये सॉलिड एंगल क्या है, तो वो लोग ये कहते हैं कि ये जो एंगल है ये 2D प्लेन पर डिफाइन किया जाता है। कैसे पता चलता है 2D प्लेन पर? क्योंकि भाई हम लोग आर्क की बात कर रहे हैं, हम लोग रेडियस की बात कर रहे हैं, और रेडियस वेक्टर जब रोटेट करेगा तो टिप ऑफ द रेडियस वेक्टर, जो उसको हम लोग सर्कल कहते हैं, तो सर्कल तो एक प्लेन पर होगा। वो प्लेन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकता है, या कोई दूसरा प्लेन भी हो सकता है, बट सर्कल हमेशा एक किसी प्लेन पर होगा, इसलिए उसको 2D कहते हैं। प्लेन का मतलब 2D, प्लेन का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अभी यहां पर देखिए क्या ये लोग कह रहे हैं कि सॉलिड एंगल क्या चीज है। तो इन्होंने यहां पर ऐसे डिफाइन किया कि सॉलिड एंगल जो है वो है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। इसमें बहुत समस्या होती है बच्चों को, वो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको जो एंगल है वो तो दिख रहा था, पर सॉलिड एंगल उनको दिख नहीं रहा है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको एंगल भी नहीं दिख रहा था। जितना इनविजिबल आपके लिए एंगल था, सॉलिड एंगल है, उतना ही इनविजिबल आपके लिए एंगल भी है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, एक कोई सरफेस एरिया यहाँ पर है, ये कोई सरफेस एरिया, दिस इज सरफेस एरिया, एंड दिस सरफेस एरिया इज गोइंग टू सबटेंड एन एंगल। जैसे आपका आइसक्रीम का कोन होता है, कोन आइसक्रीम का, ये वाला एरिया जो है, इस एरिया को हम लोग डेल्टा एस कहते हैं, और ये वाला रेडियस अगर हम लोग ले रहे हैं और ये वाला डेल्टा एस ले रहे हैं, तो सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे सर्कल के केस में आप अगर इस पूरे एंगल को डिफाइन करना चाहते हैं, पूरा एंगल मतलब 2 पाई, तो जब आर्क 2 पाई आर हो जाएगी तो एंगल 2 पाई हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये छोटे छोटे सरफेसेस, अगर हम ये एक स्फेरिकल सरफेस की बात करें और सॉलिड एंगल हम लोग एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर निकालना चाह रहे हैं, तो ये डेल्टा एस कितना हो जाएगा? डेल्टा एस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, दिस विल अपीयर एज 4 पाई। तो इसका मतलब आगे चल के आप देखेंगे कि ऐसी जनरल थ्योरम होती हैं। जनरल थ्योरम का मतलब कि सर्कल के सेंटर पर जो टोटल एंगल सबटेंडेड बाय दी सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई होता है। फिर हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज का मतलब कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे वहां पर भी 2 पाई आएगा, स्क्वायर लेंगे उसमें भी 2 पाई आएगा, रेक्टेंगल लेंगे उसमें भी 2 पाई आएगा। इसी तरीके से किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जब हम लोग सॉलिड एंगल डिफाइन करते हैं, रिमेंबर सॉलिड एंगल एंगल ही की तरह डिफाइंड है, उसको देखने की कोशिश मत करिए कि वहां पर एंगल आपको नहीं दिखेगा। भाई जो दिख रहा है पहले उतना समझ लो, ज्यादा देखने की कोशिश नहीं करिए। बात क्या आ रही है? बात ये आ रही है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी यूनिट कैसे बनेगी? क्या बनाना है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट बनाना है। जैसे आप जानते हैं, सब आप वो भी बात जानते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बात भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपने हो सकता है कभी गौर ना किया। ये चीज वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की यूनिट यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो वेलोसिटी की यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर, और जैसा मैंने आपको बताया कि सेकेंड एक टाइम इंटरवल है, छोटा टाइम इंटरवल है लेकिन इंटरवल है। 5 सेकेंड इज अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट इज नॉट द टाइम।
5 सेकेंड इज एन इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज नेवर टाइम। टाइम होता है 5:17 ये टाइम है। और 5 सेकेंड या 5 मिनट या 10 घंटे या 15 दिन या 3 साल या 2 डिकेड या 4 सेंचुरी, ये सब टाइम इंटरवल अलग अलग स्केल पर अलग अलग यूनिट्स के साथ डिफाइन किए जा रहे हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग यूनिट डिफाइन कर रहे हैं, पर ये सारे हैं इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लोगों ने वेलोसिटी की या स्पीड की यूनिट क्या निकाली? स्पीड की यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं मीटर टू द पावर 1 और सेकेंड टू द पावर -1। ठीक बात है। उनका ये कहना है, किनका? जिन लोगों ने डायमेंशन डिफाइन किए। और मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई थी कि डायमेंशन वर्ड कहीं पर भी आता है वहां पर एक नंबर की बात कर रहे होते हैं हम लोग। जब हम कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो केवल एक ही एक्सिस पर है। इसका मतलब कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। जब हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, तो इसका मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी 2 एक्सिस पर डिफाइन की जा सकती है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चल रही है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चल रही है, तो इसका मतलब कि वो एक प्लेन पर चल रही है। और प्लेन का मतलब होता है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर डिफाइन की जा सकती है। इसलिए हम ऐसे मोशन को कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। यहां पर भी डायमेंशन एक नंबर आने वाला है। कैसे? वो ये कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि वेलोसिटी, यहां कहीं जगह है क्या? लिख देते हैं, अगले पेज पे लिख दें। ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो चीज थी, अगर हम लोग वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोगों ने लिखा, हम लोगों ने यूनिट ऑफ वेलोसिटी लिखा, तो वो आ गया मीटर टू द पावर 1 सेकेंड टू द पावर -1। हमारा स्टेटमेंट क्या होता है? ये देखिए, स्टेटमेंट ये होता है कि वेलोसिटी, हमारा स्टेटमेंट क्या है? ध्यान से देखिए, हमारा स्टेटमेंट है वेलोसिटी हैज +1 डायमेंशन इन लेंथ। बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। वेलोसिटी हैज +1 डायमेंशन इन लेंथ and -1 dimension in time. Velocity has +1 dimension in length and -1 dimension in time. Suppose फोर्स एक दूसरी फंडामेंटल एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स, मैंने बताया कि ये जो 6 क्वांटिटीज हैं, 7 क्वांटिटीज हैं, या जो ये 9 क्वांटिटीज हैं, 8 और 9, इन सारी क्वांटिटीज के अलावा जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है कि जो इंडिपेंडेंटली डिफाइन नहीं की जा सकती, जिनको डिफाइन करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए, यूनिट तो बात की बात, फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए बेस क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, फंडामेंटल का हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा। उसको हम लोग कहते हैं derived physical quantities, and here we are talking about a few derived physical quantities, like first was velocity and second say that is force. Force क्या होता है? mass multiplied by acceleration. अभी हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये मान ले रहे हैं कि आपको इतनी चीज मालूम है। फोर्स क्या चीज है? फोर्स का जब हम लोग यूनिट लिखने लगे तो उसका यूनिट आ गया, बहुत ध्यान से देखिए, हम लोगों ने जब यूनिट ऑफ फोर्स लिखा, ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। पर अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। एक्सरसाइज क्या है कि व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस, या हम इसको यूनिट के टर्म में भी कह सकते हैं कि व्हेन अ पर्टिकुलर
unit of a physical quantity is expressed in terms of base units, in terms of fundamental units. अगर हम इसको ऐसा करें कि जो ये कह रहे हैं कि यहां से फोर्स की यूनिट तो न्यूटन है, न्यूटन से क्यों नहीं काम चला रहे हो, वो कह रहे हैं ठीक है हम काम चला लेंगे, काम तो चलता ही है, एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन ही होती है। पर अभी हम लोग डायमेंशन डिफाइन कर रहे हैं और फिर हम लोग डायमेंशन की यूटिलिटी डिस्कस करना है, ठीक है। अभी बताते हैं यूनिट ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा। यूनिट ऑफ फोर्स अगर हम लोग फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा यूनिट ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है मीटर, यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन की यूनिट मैंने क्या बनाई, बहुत ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ए, इसकी यूनिट है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब कि एक सेकंड में होने वाले परिवर्तन, एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो एक वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड and acceleration is meter per second with a pause। इसका मतलब कि यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाएगा मीटर टू द पावर 1 सेकेंड टू द पावर -2। हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि एक्सेलरेशन हैज, ध्यान से देखिए हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि एक्सेलरेशन हैज, मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन हैज, क्यों लिख रहा हूं अभी आपको 2 मिनट बता रहे हैं। एक्सेलरेशन हैज +1 डायमेंशन, +1 डायमेंशन इन लेंथ, मीटर लिखा है, लेंथ नहीं लिखा है, पर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इट हैज +1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। अभी बता रहे हैं इसका क्या मतलब है, 1 मिनट में देखिए, -2 डायमेंशन इन टाइम क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ इन 2 बातों पर गौर करिए। एक ये वाली बात, दिस सेट फॉर वेलोसिटी, दिस इज फॉर वेलोसिटी, इस सेट पर गौर करिए, दिस इज फॉर वेलोसिटी, और फिर इस सेट पर गौर करिए, दिस इज फॉर एक्सेलरेशन। वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन ए, दिस इज फॉर वेलोसिटी वी। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग इस चैप्टर में वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तब हम ये कह ही नहीं रहे कि इसकी वेलोसिटी या उसकी वेलोसिटी, तब हम ये कह ही नहीं रहे कि इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, तब हम ये सोच भी नहीं रहे कि अपवर्ड वेलोसिटी या डाउनवर्ड वेलोसिटी, तब हम ये बात भी नहीं कर रहे कि +80 होगा कि -80 होगा, हम ये बात भी नहीं कर रहे कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस, कुछ भी नहीं। दुनिया में किसी भी चीज की कैसी भी कितनी भी वेलोसिटी, डायमेंशंस की बात जब हो रही है, तो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा है कि कोई भी वेलोसिटी होगी उसमें लेंथ का डायमेंशन +1 होगा। क्योंकि डायमेंशन है क्या, डायमेंशन ये है कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, then it would nothing but the product of different powers of fundamental quantities। जैसा आपने यहां पर देखा कि हम लोगों ने मीटर में, मीटर क्या है फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड क्या है फंडामेंटल यूनिट, या जैसे हम लोगों ने यहां पर फोर्स का यूनिट बनाया, फोर्स का यूनिट ये क्या आ गया, फोर्स का यूनिट आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हमने कैसे लिखा, इसको हमने लिखा केजी मीटर और सेकेंड टू द पावर -2, ये लिखा। तो फोर्स के लिए क्या स्टेटमेंट आ रहा है, फोर्स के लिए स्टेटमेंट आ रहा है, फोर्स के लिए स्टेटमेंट आ रहा है फोर्स हैज +1 इन मास
+1 in length, plus one dimension in mass, plus one dimension in length, एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। बहुत ध्यान से देखिए, ये फोर्स के लिए है, दिस इज फॉर फोर्स। और यहीं से सारा खेल शुरू हो रहा है कि फोर्स की जब हम लोगों ने बात करी तो फोर्स के कंसेप्ट में मास का रोल आ गया। इट हैज +1 डायमेंशन इन मास, जबकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफाइन करते समय मास का रोल ही नहीं था। हम ये बात ही नहीं कर रहे कि हम किसका वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं, चाहे हम एक बर्ड की वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं, चाहे हम एक एरोप्लेन की वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं, या हम एक बाइसिकल राइडर की वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं, या हम एक ट्रेन की वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं। मैंने ये 2 एग्जांपल देने का मतलब क्या है कि मास की अकाउंटेबिलिटी वेलोसिटी में नहीं है। इसका मतलब कि डायमेंशन से हम ये बात समझ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी समझ सकते हैं। फोर्स में मास का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अगर एक बाइसिकल 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और एक बाइक 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, तो आप किसको आप मैकेनिकल फोर्स लगा के रोक सकते हैं? क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जब हम ऐसा करेंगे कि किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को, फिर से बोल दे रहे हैं, बोर्ड पर लिखा है, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को अगर हम फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे या बेस के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो जो उसकी पावर्स होंगी, पावर्स का मतलब क्या है, ये पावर, ये है डायमेंशन। मैंने शुरू में आपको कहा था कि डायमेंशन नंबर होता है। तब ये लोग ये कह रहे हैं कि देन द एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी में, ठीक है, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी में, किसमें, वेलोसिटी में अगर मीटर की जगह यूनिट किलोमीटर हो जाए तो भी वो रहेगा तो लेंथ ही ना। अगर सेकंड की जगह यूनिट बदल जाए, क्या हो जाए, आर हो जाए, तो भी वो रहेगा तो टाइम ही ना। एल की पावर उस केस में भी 1 रहेगी और टी की पावर उस केस में भी -1 रहेगी। अगर हम एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बजाय, अगर हम एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बजाय सेंटीमीटर पर मिनट में कर दें, तो मीटर की जगह क्या होगा, सेंटीमीटर, सेकेंड की जगह क्या होगा, मिनट। मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही लेंथ की यूनिट है। किसकी यूनिट है, लेंथ की। तो हम ये कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है उसमें लेंथ की पावर 1 रहेगी और टी चाहे सेकेंड में हो, मिनट में हो, आर में हो, रहेगा टी, और टी की पावर -2 रहेगी। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम इसको MLT के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अगर हम यहां से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसको ध्यान से देखिए। ये कह रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड फोर्स। बहुत ध्यान से देखिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, केजी इज द यूनिट ऑफ मास, केजी इज द यूनिट ऑफ मास। आप केजी की जगह ग्राम कर दीजिए, कोई बात नहीं। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, पावर 1, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है MLT-2। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिए, मैं आपको रिवाइज करके बता रहा हूं, यहां पर ठीक से देखिए। हम लोगों ने इन 2-3 चीजों के डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए, ये हम लोगों ने बनाया डायमेंशनल फॉर्मूला।
मान लीजिए हम लोगों ने वेलोसिटी का बनाया या स्पीड का बनाया, स्पीड का हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया L t-1। कभी कभी इसको ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं m0l1t-1। हम ये बोलेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी हैज जीरो डायमेंशन इन मास, ऑफ मास नहीं, इन मास। इसका मतलब दूसरी चीज हम लोगों ने यहां पर निकाली है एक्सेलरेशन। बहुत ध्यान से देखिए, ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने L-t-1। इसको हम थोड़ा मास के फॉर्म में जब लिख देंगे तो ये m0l1t-2 आ जाएगा। तीसरी चीज हम लोगों ने यहाँ पर निकाली है फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आया था mlt-2 और ये हमारा ठीक है m⁻1 l⁻1 t⁻⁻2। ये दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। आप कहीं पर भी डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हैं, आपको बड़ी बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज से डराया जाता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकालिए, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे नामों से आपको डराया जाता है और ये बताया जाता है कि ये जो लंबे लंबे डायमेंशनल फॉर्मूला हैं ये आपको रटना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रटना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? कि मैं ये जो बात मैंने पीछे बोर्ड पर बताई उसको मैंने दोबारा क्यों यहां पर लिखा, इसलिए लिखा कि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो भी क्या आप फोर्स को फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आपको वेलोसिटी का ये फॉर्मूला नहीं मालूम है, या यहां पर नहीं लिखा है, वेलोसिटी शायद पीछे कहीं लिखा था कि वेलोसिटी कहीं लिखा था, कोई बात नहीं। वेलोसिटी, या अगर आपको सपोज आपको एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला नहीं मालूम है, बहुत ध्यान से देखिए, आपको एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला नहीं मालूम है, आपको ये नहीं पता है, आप क्लास 1 में है, 2 में है, 3 में, 4 में, 5 में, आपको ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज समथिंग चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, या वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल है, आपको ये पता ही नहीं, तो भी क्या आप एक्सेलरेशन की यूनिट एक्सप्रेस कर सकते हैं? आपको एक्सेलरेशन की कोई यूनिट दूसरी बता दी जाए कि करंट की एम्पियर है, फोर्स की न्यूटन है, एनर्जी की जूल है, और पावर की वॉट है, और वेलोसिटी की टोनी है, और एक्सेलरेशन की सुरेश है। अगर आपको इस तरीके से यूनिट बता दी जाए तो आप उसको फिर से एक टेबल बनाएंगे और टेबल नंबर ये करके आप रट लेंगे, फिर वो टीचर। पर हम इसको फंडामेंटल के टर्म में तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हमको उसका फॉर्मूला मालूम है। इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि तुम डरो, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में कहते हैं कि ये जो जी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। एक इक्वेशन में एक ही तो अननोन हो सकता है। अभी ऐसा तो कोई आर्यभट्ट कि एक इक्वेशन से आप दो दो अननोन, कि आप ये कह दें कि इस इक्वेशन में हमको जी भी नहीं मालूम है, आर भी नहीं मालूम है, दो बॉडीज का मास मालूम है और उनके बीच का, ऐसा नहीं होता है। एक इक्वेशन से एक ही अननोन सॉल्व किया जा सकता है। अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ध्यान से देखिए, अगर वो ये आपसे कह रहे हैं कि आपको जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो आपको बाकी सारी चीजों का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, आप निकाल लेंगे, उसमें डरने की क्या बात है। इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स कि हम लोगों ने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। कैसे? हमने लिख लिया कि हम जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कह दो नहीं लिख सकते। तो यहां से हमको करना क्या है? यहां से हमको करना यह है कि हम यहां लिखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी
इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ m1 और डायमेंशन ऑफ m2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि डायमेंशंस ऑफ g अगर हमको निकालने हैं, हम ये कह रहे हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g निकालना है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या निकाला, mlt-2, ये लिखा हुआ है, दिस इज mlt-2। r क्या चीज है, डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर, मीटर नहीं होगी सेंटीमीटर होगी, सेंटीमीटर नहीं होगी किलोमीटर होगी, बट मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर तीनों ही यूनिट ऑफ लेंथ हैं। अगर तीनों ही यूनिट ऑफ लेंथ हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर l⁻²⁵ लिख दिया, क्योंकि ये r स्क्वायर था। इसी तरीके से 2 बार मास है तो हमने m⁻² लिख दी। अब आप ये कहिए कि आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप ये नहीं कर पाएंगे कि ये m की पावर यहाँ पर अगर 1 है और यहाँ पर 2 है तो ये m-1 हो जाएगा, आप ये नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे भाई, कोई डरने की बात नहीं। कोई कहता है चुपचाप सुन लीजिए, दोनों कानों का इस्तेमाल करिए। इट्स अ फ्रेज, आई डोंट नो वेदर इट वर्क्स और नॉट, बट दे से दैट m-1 l3t-2, ये क्या आ गया, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g। ये m की पावर -1 हो गई, l यहां से 3 हो गया और t -2 हो गया। मैं ये बात आपको कहना चाह रहा हूं, पहली इंपॉर्टेंट बात जो डायमेंशनल एनालिसिस की है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है। सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में पोजीशन हमको पता होना चाहिए, या इन जनरल हमको वो पूरा इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर हमको ये बात पता है, अगर हमको ये बात पता है, अगर हमको ये बात पता है कि कोई एक इक्वेशन है, कोई एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू, और हमको ये बात पता है कि E जो है वो एनर्जी है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और यहाँ पर H जो है, ये जो H है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और हमको प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। बिल्कुल निकाल लेंगे, पर हमको उससे पहले एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक बात है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। एनर्जी, अब एक और यहाँ से इंटरेस्टिंग बात है जिसको हम लोग ध्यान से समझेंगे कि जो ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमको पता है, उसके पहले हमको ये बात समझनी है। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने एक बात ये कही कि एनर्जी मैंने वेलोसिटी में बताया था, पर उसको अभी हमने जनरलाइज नहीं किया। मैंने जब वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको बताया कि वो LT-1 है, या फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने ये निकाला कि MLT-2 है, तो बहुत ध्यान से समझिए। मैंने ये लिखा कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है MLT-2, मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, फोर्स का एडजेक्टिव भी तो बदल सकता है। मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए तो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाए तो क्या होगा, अगर ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स हो जाए तब क्या होगा। मैंने उनको कहा आप ये फोर्स न्यूक्लियर फोर्स ले लो, आप ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स ले लो, आप कुछ भी एडजेक्टिव लगा लो, आप फोर्स के पहले कुछ भी एडजेक्टिव लगा लो, कोई भी सिचुएशन ले लो, अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कुछ भी फोर्स हो, अगर फोर्स है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 होगा। हमको बिल्कुल भी नहीं घबराना है इस बात से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते समय। इसी तरीके से मैं एनर्जी पर आ रहा था कि आपने बहुत सारी तरीके की एनर्जीज पढ़ी। जब एनर्जी की डेफिनेशन आपको बताई गई तब आपको जनरलाइज करके भी ये बताया गया कि मैकेनिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, और फिर मैकेनिकल एनर्जी के 2 डिवीज़न थे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरीके से कई तरीके की एनर्जीज आपको बताई गई। मेरा ये कहना है कि उन एनर्जी का फॉर्म बदलता है। जो एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट है उसका ये कहना है
कि एनर्जी का फॉर्म बदलेगा। फॉर्म बदलेगा मतलब क्या, कि उसको एक्सप्रेस करने का तरीका। जब हम थर्मल एनर्जी की बात करेंगे तब हम स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के टर्म में निकालेंगे। जब हम थर्मल एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्मल एनर्जी इस फॉर्म में आती है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वो इस फॉर्म में आती है, हाफ mv²। अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो इस फॉर्म में आती है, mgh। ये सब एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले, और भी बहुत सारे फॉर्मूले। या एक ये एनर्जी का फॉर्मूला, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला, ये भी यहां पर भी ई भी एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ अ फोटोन होती है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ठीक है, सब कुछ बदल जाएगा, सिचुएशन बदल जाएगी, एनर्जी का नाम बदल जाएगा, एनर्जी का रूप बदल जाएगा, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसमें एनर्जी अपना फॉर्म को हिंदी में रूप कहते हैं। आप वो रूप से, इसका मतलब क्या है कि क्या नहीं बदलेगा, वो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं एक दो तरीके से आपको निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी सब जगह उसकी वैलिडिटी बिल्कुल वैसी है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी की का फॉर्मूला है हाफ mv², और हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला, ध्यान रहे मैंने अभी ये कहा कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, मैं लिख भी दे रहा हूं कहीं पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, इसको ध्यान से देखिए। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी is soul of that physical quantity. क्यों कहा मैंने सोल? मैंने सोल इसलिए कहा कि शरीर बदल जाएगा, जेंडर बदल जाएगा, नेशनैलिटी बदल जाएगी, स्किन कलर बदल जाएगा, पर सोल वही रहती है। वैसा ही यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला में है कि हम किसी भी तरीके की, मैंने बताया किसी की भी वेलोसिटी LT-1, कोई भी फोर्स MLT-2, कोई भी एनर्जी, देखिए एनर्जी का मतलब क्या है, हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, m का डायमेंशनल फॉर्मूला, या यूनिट से स्टार्ट कर लेते हैं, m kg, स्पीड मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर, ये क्या आ गया, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, ऊपर गया तो ये हो गया -2। अब यहां से देखिए, अब ये क्या हुआ, ये यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी था। अब हम लोग यहां पर लिखने जा रहे हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत ध्यान से देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है kg इज द यूनिट ऑफ मास, मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम, ये आ गया MLT-2। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ML2T-2 होगा। आप चाहें तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा, इसमें निकाल के देख लें, m इज kg, g इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये था, एंड h इज अगेन इन मीटर, ये आ गया kg मीटर टू द पावर 2 सेकेंड टू द पावर -2। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी वही आ गया, kg स्टैंड्स फॉर m, kg इज द यूनिट ऑफ मास। हम यहां पर k क्यों नहीं लिख रहे हैं, m क्यों लिख रहे हैं? इसलिए क्योंकि k की जगह g हो सकता है, kg की जगह, किलोग्राम की जगह ग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, टन हो सकता है, क्विंटल हो सकता है, कुछ भी, कोई भी यूनिट ऑफ मास हो सकती है, पर वो होगी क्या, यूनिट ऑफ मास। इसलिए हम लोग यहां पर m लिख रहे हैं कि द एनर्जी हैज +1 डायमेंशन ऑफ मास। लेंथ यहां पर मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, या
किसी भी कोई भी यूनिट, ये क्या आ गया लेंथ टू द पावर 2, और ये आ गया टाइम, सेकेंड की जगह मिनट होगा, मिनट की जगह आर होगा, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। ये क्या हुआ mL2t-2। हम लोगों ने 4 निकाली थी, 3 निकाली थी, 4 में फिर से इसको कहेंगे तो नेक्स्ट बोर्ड में डाल दूं या इसी पे कर ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहे हैं। मैं 2-3 यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ आपको, वो क्या क्या हम लोगों ने लिख लिया है उसको हम लोग कंक्लूड कर ले रहे हैं। हम लोगों ने एक तो लिखा है LT-1, एक लिखा है LT-2, एक लिखा है MLT-2, एक लिखा है ML2T-2। ठीक है, बिल्कुल 4 बेसिक क्वांटिटीज की हम लोगों ने बात की है, और ये 4 आप जानते हैं ये कुछ जरूरत से ज़्यादा ही बेसिक हैं। ये हमारी स्पीड या वेलोसिटी है, ये हमारा एक्सेलरेशन है, किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन होगा, ये हमारा फोर्स है, और ये हमारी एनर्जी है। ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी तरीके की एनर्जी, किसी भी फॉर्म में एनर्जी है, कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला mL2t-2 होगा, फोर्स का फॉर्मूला mLT-2 होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला LT-2 होगा। L और V एक्सेलरेशन और स्पीड के फॉर्मूला में m नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी की स्पीड और एक्सेलरेशन डिफाइन करते समय उस बॉडी के मास की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। दो अलग अलग बॉडीज का जिसका मास अलग अलग है उसकी सेम स्पीड हो सकती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि फोर्स दो अलग अलग बॉडीज पर, अगर दो अलग अलग मास की बॉडीज हैं और उनके ऊपर हम सेम फोर्स लगाएंगे तो उनका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। इसका मतलब कि फोर्स डिफाइन करने के लिए मास की अकाउंटेबिलिटी है, and the force has +1 dimension in mass, +1 dimension in length, -1 in 2, +1 in mass, +2 in length, -2 in time, +1, -1, +1, -2। दो इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने सीखी। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, dimensional formula of a physical quantity will remain same independent, क्या है independent of its, बोलेंगे yes, independent of its magnitude, independent of its unit, independent of its nature। कि नेचर नहीं भी कहेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स सिचुएशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फॉर्म, या जो भी कह लें। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो फॉर्म। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि किसी भी तरीके की वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, किसी भी फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। दूसरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमको MLT से आसक्त नहीं होना है। इसका मतलब कि हम लोग ये फॉर्मूला जो हम लोग बात कर रहे हैं कि लेंथ का फॉर्मूला स्पीड का फॉर्मूला LT-1 है और एक्सेलरेशन का ये है और मास का फोर्स का MLT-2 है, इसमें एक बात आप भूल गए। वो क्या? वो ये बात थी कि ये तभी तक सही है जब तक ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज, बहुत ध्यान से समझिए। ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो ये वाली हैं। जब ये वाली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग मान रहे हैं, इसको बेस मान रहे हैं, इसको आधार मान रहे हैं, तब इसका मतलब जब मास, लेंथ और टाइम, जब मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम, तब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 आ रहा है। ये फोर्स है इस एजम्पशन में।
इसी एजम्पशन में एक्सेलरेशन LT माइनस 2 आ रहा है, इसी एजम्पशन में एनर्जी ML2T माइनस 2 आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने माना हुआ है और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। सारे बोर्ड, सारे स्कूल, सारे कंपटीशन, सारे किसी भी एग्जाम में ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग इसी को, अगर आपसे वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने, हाँ, नहीं कह रहे हैं का मतलब क्या, नहीं कह रहे हैं का मतलब ये होता है कि वो ये कह देंगे कि सपोज, क्या कह देंगे कि सपोज फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, सपोज फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल। इन तीन को हमने एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मान लिया। अगर हम लोगों ने बेस ही बदल दिया, अब वो कहेंगे कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे कि हमको फोर्स मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को निकालना है। फोर्स फंडामेंटल, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन की जगह लिख देंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब ये तीनों फंडामेंटल हैं, ध्यान से देखिए, ये यहां पर आएगा डायमेंशंस ऑफ मास, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। फोर्स फंडामेंटल है तो ये आ गया F⁻⁴ क्योंकि हम लोगों ने फोर्स को फंडामेंटल माना। टाइम फंडामेंटल है, क्योंकि हम लोगों ने माना है T⁻⁴। चेंज इन वेलोसिटी, अब देखिए चेंज का कोई, चेंज का मतलब तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी होगा ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी वुड आल्सो बी वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला वही होगा LT-1। यहां LT-1 नहीं लिखना है क्योंकि यहां पर लेंथ फंडामेंटल नहीं है, यहां पर वेलोसिटी इटसेल्फ इज फंडामेंटल, एंड वी विल रिप्लेस दिस डेल्टा V बाय V, सो इट विल कम एज F1T1V-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है मास का। ध्यान से देखिए, इसका मतलब कि जो हम लोगों ने ये जो आप लोग को रटाया, मतलब जो मैं बता रहा था, ये पता नहीं हम कहीं और आ गए हैं। ये जो चीज थी, ये अभी भी हम वहां नहीं पहुंच रहे हैं। ये जो चीज थी कि ये MLT-2 और ये ML2-, ये केवल तभी तक है जब तक कि हम लोगों ने मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल माना है। समझ पा रहे हैं बात को जी। अभी देखिए,